नमस्कार। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 पुस्तकों की यह श्रृंखला आज भी जारी है। आज मैं कथेतर पुस्तकों के साथ उपस्थित होऊंगा। इस श्रेणी की पुस्तकों की चर्चा से पहले मैं ये बता दूं कि हिंदी जगत में कथेतर श्रृंखला की पुस्तकें बहुत कम रही हैं। हालांकि अन्य विधाओं की पुस्तकों पर चर्चा करते हुए संभवतः कथेतर पुस्तकों की मैंने बात की थी, लेकिन जब इस श्रृंखला की पुस्तकों का चयन हो रहा था तब अंग्रेजी की पुस्तकों ने ज़्यादा स्थान बनाया। क्योंकि हर शनिवार को मैं अंग्रेजी की पुस्तक लेकर आता हूँ और अंग्रेजी लेखकों ने कथेतर श्रृंखला में ढेर सारी पुस्तकें लिखी। संभवतः इस श्रृंखला में उन पुस्तकों के आने की एक वजह यह भी रही हो। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की कथेतर श्रृंखला में जिन पुस्तकों ने वर्ष 2024 में स्थान बनाया उनमें आई वांट अ बॉय डॉक्टर अरोड़ा कालरा की पुस्तक उल्लेखनीय है। यह पुस्तक डॉक्टर कालरा के लगभग 2.5 दशकों के अनुभव का नतीजा है। बतौर प्रसूति रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, अरोड़ा कालरा ने सरकारी अस्पतालों और कॉरपोरेट अस्पतालों में एक लंबी भूमिका निभाई, लेकिन इस दौरान उन्होंने यह पाया कि भारतीय समाज में लड़कों को लेकर एक अलग तरह की दीवानगी है, यानी पुत्र पैदा हो इसके प्रति न तो गरीबों के मन में किसी तरह का संशय है, न तो अमीरों के मन में कोई अनाकर्षण है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब, चाहे वह सरकारी अस्पताल हो चाहे वह कॉरपोरेट अस्पताल हो, यहाँ तक कि अपनी एक सर्जरी पर, रोबोटिक सर्जरी पर लाखों रुपए खर्च करने वाले परिवारों के मन में भी पुत्र की लालसा अधिक रही है। महिलाओं के आत्मसम्मान, स्वायत्तता और कल्याण से संबंधित इस मुद्दे को डॉक्टर कालरा ने गर्भधारण, चुनिंदा गर्भपात और पुराने रीति रिवाजों पर कटाक्ष करते हुए जो लिखा है वह आपके मन के तंतुओं को झकझोर देता है। डॉक्टर अरोड़ा कालरा को और वितस्ता प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए। इस श्रृंखला में दूसरी पुस्तक है एट द प्लेजर ऑफ हिज मैजेस्टी। चंदर एम लाल इसके रचनाकार हैं। सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित वकीलों में से एक चंदर एम लाल ने अपने दादा इंदर मोहन लाल पर यह किताब लिखी है। वे जब हरिद्वार की एक यात्रा पर गए, वहाँ उन्हें पता चला अपनी पीढ़ियों का, अपनी विरासत का। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी रहे इंदर मोहन लाल ने ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए भी अपने निलंबन को न केवल चुनौती दी बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने जो कानूनी लड़ाई लड़ी उसी की मिसाल से भारत में आज प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के अधिकार सुरक्षित हैं। वह लड़ाई कैसी थी, उस दौरान इंदर मोहन लाल को क्या कुछ भुगतना पड़ा और गुलामी के दिनों में जब देश आज़ाद हो रहा था तब किस तरह से उस फैसले ने भारत के नए कानूनों की बुनियाद रखी, यह पुस्तक उसकी एक मिसाल स्थापित करता है। रूपा पब्लिकेशन ने इसे प्रकाशित किया है। रूपा पब्लिकेशंस और चंदर एम लाल को बहुत बहुत बधाई। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है शब्दों के साथ साथ भाग 2। ये जो सुरेश पंत, डॉक्टर सुरेश पंत की पुस्तक है। हिंदी में शब्दों को किस तरह से बरता जाना चाहिए, शब्दों के मूल अर्थ क्या है, उनका व्यावहारिक ज्ञान किस तरह से लेखकों को, अध्यापकों को, छात्रों को, शोध छात्रों को, पत्रकारों को और समाज के हर उस व्यक्ति को रहना चाहिए जो हिंदी को बतौर भाषा बरतता है। डॉक्टर पंत इस पुस्तक से उसी बात को सामने रखते हैं।
वो यह बताने की कोशिश करते हैं कि हमें यह पता होना चाहिए कि आस्था, निष्ठा और श्रद्धा एक दूसरे के समान दिखने के बावजूद एक दूसरे से भाव के अर्थ को लेकर अलग है। ज्ञान और विवेक और समझ के बीच भी अंतर है। स्थिर, अस्थायी, टिकाऊ के बीच भी अंतर है और हत्या और वध के अंतर को भी जानना बहुत जरूरी है। सटना, चिपकना और चिपटना में भी अंतर होता है। डॉक्टर सुरेश पंत हिंदी भाषा के विशेषज्ञ हैं और उन्होंने इस श्रृंखला की पहली पुस्तक शब्दों के साथ साथ लिखी थी। इस पुस्तक में भी वो 83 अध्यायों में भाषा के शब्द भंडार को और शब्द विवेक को और भी ज़्यादा समृद्ध करते हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं पेंगुइन स्वदेश, डॉक्टर सुरेश पंत, और प्रकाशक पेंगुइन स्वदेश को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है दोज हु स्टेड द सिक्स ऑफ कश्मीर। भूपिंदर सिंह बाली की यह पुस्तक है। भूपिंदर सिंह बाली जो कश्मीर में कई पीढ़ियों से रह रहे हैं श्रीनगर में, उन्हें आतंकवाद के सबसे खराब दिनों में, बुरे दौर में भी इस बात का कभी आभास नहीं हुआ कि वो घाटी से एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें छोड़ने की नौबत आ सकती है। उस दौर में भी नहीं जिस दौर में पंजाब का आतंकवाद चरम सीमा पर था। पिछले कुछ वर्षों में खूबसूरत घाटी कश्मीर की किस तरह से सिख समुदाय की भी विरोधी हो गई है, जो वहाँ एक न्यूनतम सूक्ष्म अल्पसंख्यक समुदाय है, वह किस तरह से कश्मीर घाटी में वर्तमान में जी रहा है, उसका वर्णन वो अतीत, इतिहास, वर्तमान और उसके अनिश्चय भविष्य के साथ करते हैं। यह कहानी जो है मुख्य धारा से इतर वो लिखते हैं और किसी भी प्रोपेगेंडा से इतर जो खुद भूपिंदर सिंह बाली ने अपने जीवन में महसूस किया है उसे इसमें दर्ज किया है। एमिरलिस जो मंजुल पब्लिकेशन हाउस का सहयोगी उपक्रम है, उसने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। एमिरलिस, मंजुल पब्लिकेशंस और भूपिंदर सिंह बाली को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस श्रृंखला में बुक कैफे टॉप 10 में आने के लिए। इस कड़ी की अगली पुस्तक है हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन। राजेश तलवार इसके रचनाकार हैं। राजेश तलवार का यह मानना है कि भारत में शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर प्रबुद्ध, व्यावसायिक और उस शिक्षा की कमी है जो वैश्विक स्तर पर बौद्धिक समुदाय को पैदा करती है। उनका कहना है कि शिक्षा का सुधार तो उचित है, लेकिन जो वैश्विक शिक्षा मानक हैं उस पर हमारे नीति निर्माता ध्यान नहीं देते। उनका कहना है कि भारत में जो शोध का स्तर है या उच्च शिक्षाओं का स्तर है, उनकी बुनियाद प्राथमिक स्तर पर ही पड़ जानी चाहिए और हमें इस बात से भ्रमित नहीं होना चाहिए कि शिक्षा का जो अधिकार है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आखिर क्या वजह है कि दुनिया के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में भारत के विश्वविद्यालय कभी कभार आते हैं या गिनती के आते हैं और हमारा जो बौद्धिक तबका है वह उच्च शिक्षा के लिए हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों की शरण लेता है। वे अतीत, वर्तमान और भविष्य जो भारत का है शिक्षा का, इस पुस्तक के माध्यम से उसको देखने की कोशिश करते हैं और उनका कहना है कि अगर हमने शिक्षा पर, शैक्षिक प्रणाली में थोड़ा बहुत सुधार किया तो हम दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ सकते हैं और भारत निश्चित रूप से एक बड़ा नेता बन सकता है। ब्रिजिंग बॉर्डर्स ने इसको प्रकाशित किया है। प्रकाशक ब्रिजिंग बॉर्डर्स और लेखक राजेश तलवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है हिंदी आलोचना कोश।
हरे राम पाठक इसके रचनाकार हैं। हिंदी में यह अपनी तरह का पहला कोश, जिसमें 1844 से लेकर 1960 तक के कालखंड के आलोचकों पर एक गहन दृष्टि डाली गई है। पाठक का कहना है कि साहित्य में जो लोक मंगल की अवधारणा है वह राजनीति से परे है। यहाँ पे अस्मिता, संघर्ष, भूख और भाषा ये मनुष्य के कल्याण के लिए दर्ज होते हैं। इस दौरान 1844 से 1960 के बीच जो भी साहित्य लिखा गया, क्या उसका मूल्यांकन हमारे आलोचकों ने तटस्थता पूर्वक किया? क्या आलोचकों ने इस बात पर ध्यान दिया कि अगर वे तटस्थ और निष्पक्ष नहीं हैं, निरक्षीर विवेक का उनके अंदर भान नहीं है, तो जो रचनाकार हैं उस दौर के वह उपेक्षित हो सकते हैं। एक सुचिंतित अवधारणा, निरक्षीर विवेक न्याय की जो परिकल्पना है, उसी पर आलोचना को आधारित होना चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस कोश को दर्ज किया है। यह कोश कई खंडों में प्रकाशित है और जिसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। डॉक्टर हरे राम पाठक से साहित्य तक के बातें मुलाकातें कार्यक्रम में, शब्दरथी कार्यक्रम में बात हो चुकी है। आप देखेंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। वहाँ आपको विस्तार से इस आलोचना कोश की अवधारणा और उसके पीछे की सोच और किन लोगों को उन्होंने शामिल किया है, किस कालखंड में क्या दर्ज किया है, वह मिल सकता है। सर्वभाषा ट्रस्ट ने इसे प्रकाशित किया है। हरे राम पाठक और सर्वभाषा ट्रस्ट को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है द आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। द आइडेंटिटी प्रोजेक्ट राहुल भाटिया की लिखी हुई पुस्तक है। 18वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का जो उदय हुआ, तब से लेकर और 20वीं शताब्दी तक हिंदू राष्ट्रवाद का जो स्वरूप है वह लगातार बदलता रहा है। एक समय था जब कट्टरपंथी विचारों को वह जगह नहीं थी। हिंदुत्व के बारे में आलोचना करने और उसका अन्वेषण करने का अधिकार सभी को था। लेकिन धीरे धीरे ये स्थितियां बदल गई और स्थिति यह हुई कि आप हिंदू धर्म के बारे में किसी भी तरह की आलोचना नहीं कर सकते। आप किस तरह से आज के समय में अल्पसंख्यकों को निशाने पर लिया जा रहा है, किस तरह से एक प्रोजेक्ट के तहत सरकार या सरकार के संरक्षण के साथ या सरकार के संरक्षण के बिना भी कुछ विशेष दल आधुनिक भारत की कहानी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसे राहुल भाटिया तथ्यों के साथ इसमें दर्ज करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि वो कोई निष्कर्ष नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो सैकड़ों साक्षात्कार, पत्र, डायरी, प्रविष्टि उन्होंने दर्ज की, जो पुलिस की रिपोर्टों और स्रोतों से उन्होंने जाना, उससे वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल भारत का जो वर्तमान इतिहास है वह बदलता जा रहा है और हमारे जो पड़ोसी हैं, विशेषकर मुसलमान, वो किस तरह से अपने देश में महसूस कर रहे हैं, इसे जाना चाहिए। वेस्टलैंड बुक्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। राहुल भाटिया और वेस्टलैंड को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है 11 रूल्स फॉर लाइफ, सीक्रेट्स टू लेवल अप। चेतन भगत की यह पुस्तक है। चेतन भगत ने इस पुस्तक में अपनी सफलता, अपनी असफलता, अपनी ठहराव और उस दौर को दर्ज किया है जब वह सर्वोच्चता के शिखर पर थे। लोकप्रियता
अर्थ, सफलता, हर दृष्टि से वो सफल थे। वर्तमान में जब वह ठहरते हैं अपने उम्र के 5वें दशक के मुहाने पर, तो चेतन भगत का यह कहना है कि जब मैं अतीत को देखता हूँ तो मैं यह पाता हूँ कि जो पिछले 2 दशक है उसने किस तरह से मुझे परिवर्तित किया। और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी छात्र को, किसी भी युवा को, किसी भी किशोर को अगर अपने जीवन को बदलना है तो उसे इन 11 नियमों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये नियम जो है आप परख सकते हैं और चेतन अपने जीवन के उदाहरणों के साथ, उनके जीवन में आए हुए लोगों के साथ एक मार्गदर्शिका के रूप में युवाओं के मस्तिष्क को जागृत करने के लिए इस पुस्तक को लिखते हैं। 11 रूल्स फॉर लाइफ, सीक्रेट्स टू लेवल अप के लिए चेतन भगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हार्पर कॉलिंस ने इसे प्रकाशित किया है। हार्पर कॉलिंस को भी बहुत बहुत बधाई। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है नंद चतुर्वेदी रचनावली। पल्लव ने 4 खंडों में एक प्रसिद्ध कवि, लेखक, रचनाकार, अनुवादक की जीवन यात्रा, उनकी काव्य यात्रा, उनकी रचनाओं को संकलित करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि ये जो औपनिवेशिक सामंती भारत है उसमें जो भूमंडलीकृत आधुनिक भारत की व्यवस्था है वह ब्रजभाषा के पारंपरिक सवैयों से प्रारंभ कर नंद चतुर्वेदी की कविताओं तक आती है। जिस तरह से उन्होंने आधुनिक भावबोध को भरा, जिस तरह से अपने अनुवाद से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, जिस तरह से राजस्थानी के साहित्य समाज को राष्ट्रीय परिदृश्य पर रखा और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की रचनाओं और मुद्दों और मसलों पर जिस तरह से अपनी बात रखी, उसे पूरे देश को जानना चाहिए। नंद चतुर्वेदी रचनावली को राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक के लिए, इस रचनावली के लिए डॉक्टर पल्लव और राजकमल प्रकाशन बधाई के पात्र हैं। और इस श्रृंखला की जो आखिरी पुस्तक है वह है जस्ट राइट्स, व्हाई जस्टिस शुड बी अ फंडामेंटल राइट। भुवन रिभु की यह पुस्तक है जो बताती है कि भारत में जो बाल विवाह हैं वह अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। इस विवाह में जो अपराध होता है उसके लिए जो पीड़ित बच्चे हैं उनकी मदद उस रूप में नहीं हो पाई है जिस रूप में होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि सामाजिक न्याय, बाल विवाह के खिलाफ अभियान और उनसे सक्रिय जो कानून हैं वह इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जब तक नागरिकों को इस अधिकार के बारे में नहीं बताया जाएगा और उनके परिवार को जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक किसी भी स्थिति में प्रभावी नींव जो है इस अभियान की, यानी बाल अधिकार की और उससे जुड़े कानूनों की, जो बच्चों के स्वतंत्रता और सुरक्षा और उनके उत्तम भविष्य को स्थापित करते हैं, तब तक उनकी स्थापना नहीं की जा सकती जब तक कि जन जागरूकता नहीं होगी। वो कुछ नियम बताते हैं जस्ट राइट्स, व्हाई जस्टिस शुड बी अ फंडामेंटल राइट में, जिनको अपनाने के बाद इस बुराई को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इस पुस्तक के प्रकाशक प्रभात प्रकाशन है, भुवन रिभु, और प्रभात प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की यह श्रृंखला कल भी जारी रहेगी। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह क्रमवार कोई उल्लेख नहीं है। इस श्रृंखला में हर पुस्तक उल्लेखनीय है। अगर आप कथितर पुस्तकों को रखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन मसलों से जूझना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं जिन्होंने भारत के परिदृश्य को एक तरह से प्रभावित किया है या जो आपके जीवन को भी कहीं न कहीं प्रभावित कर रहे हैं, तो इन पुस्तकों को अपनी अवश्य पठनीय पुस्तकों की सूची में रख सकते हैं, आवश्यक पठनीय पुस्तकों की सूची में रख सकते हैं। कल मैं फिर मिलूंगा इसी समय। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।